मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम ने मिजाज एक बार फिर दिल फरेब कर लिया है। कल बारिश हुई है, रात भी कुछ इलाकों में रिमझिम होती रही है। बारिश होने से ठंड की शिद्दत में तो इजाफा हो गया है, लेकिन साथ ही धुंध की छुट्टी हो गई है। मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है, निखरा निखरा सा हर मंजर दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी खबर ये आई है कि आज भी दिन भर बादलों का राज रहेगा। कुछ इलाकों में बादल बरसेंगे भी और दिन भर मौसम ऐसे ही रंग दिखाता रहेगा। मौसम के मिजाज, शहर की सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करेंगे। कुछ कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक मुनफरिद खबर की कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। खबर ये है, आगे बढ़ते हैं जी। छुट्टी के रोज मतवसत और गरीब तबके का सहारा लंडा बाजार भी महंगा हुआ रहा है। स्वेटर्स, जैकेट्स और जूते, हर चीज के रेट्स आम बाजारों जैसे ही लगने लगे, जबकि लंडे बाजार में रश तो बहुत रहा है। खरीदारी कम हुई, मोहम्मद सरफराज रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। महंगाई के इस दौर में मुतवस्सित और गरीब तबके का सहारा लंडा बाजार भी आवाम की पहुंच से दूर हुआ। महंगाई ने हाजी कैंप लंडे बाजार को भी अपनी लपेट में ले लिया। स्वेटर्स हों या फिर जैकेट्स या फिर जूते, लंडे बाजार का रुख करने वाले कीमतें जानकर दंग रह गए। हर चीज के रेट्स इतने कि आम बाजार को भी पीछे छोड़ दिया। सर्दी बढ़ने पर गर्म मलबूसात और जूते खरीदने वालों का लंडे बाजार में रश तो बहुत नजर आया, लेकिन कीमतें जानकर ज्यादातर खाली हाथ ही वापस लौटे। मर्दाना जैकेट 700 से 1100, जो अगर 500 से 1000 रुपए तक के मिल रहे हैं। 100 या 200 की बात ही ना करें, बच्चों की चीजें भी 400-500 से लेकर 800 रुपए में फरोख्त हो रही हैं। खरीदारों ने कहा कि पुराने माल के भी इतने दाम है कि खरीदने की सकत नहीं। जी 400 की जैकेट लभदी है या 1100 की मिलती पई है, समझ आइए। कुछ सिर ते टोपी नहीं ली जाती, भी 400-500 की दसदे पैन। ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ 200, 300, 400 ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ 700, 800, 900 तक मिल रही हैं। दूसरी जानब लंडे बाजार में रेडियां स्टॉल सजाए दुकानदार कहते हैं कि जो माल 15,000 रुपए में मिलता था वो अब 25,000 का हो गया है। करें तो क्या करें? लंडा सर्दी का हो या गर्मी का, रेट्स तकरीबन आम बाजारों जैसे ही हो गए हैं। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ मोहम्मद सरफराज, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, हमारे बेचारे गरीब लोग सर्दी से बचने के लिए लंडा बाजार का रुख तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी हमने देखा कि लोग कितने परेशान थे कि यहाँ आकर भी ऐसा लग रहा है कि महंगाई का तूफान बरपा है। जबकि 2020 में महंगाई के वार जारी रहे हैं। मजदूर तबका तो हर बार की तरह बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहा, जबकि मेहनत कशों को सहारा देने के लिए बनाया गया लेबर डिपार्टमेंट खुद बेसहारा नजर आया है। मजदूरों की कम से कम उजरत में इजाफा हुआ, ना ही पहले से तयशुदा तनख्वाह पर अमल दरामद हो रहा है, जबकि खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर अभी तक नहीं हुआ। आतिफ परवेज रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। तब्दीली सरकार में कुछ खास तब्दील नहीं हुआ, बल्कि कुछ इदारों का हाल तो पहले से भी बुरा हुआ। एक तरफ महंगाई जोरों पर रही तो दूसरी जानिब मजदूरों के लिए कुछ बेहतर ना हुआ। लेबर डिपार्टमेंट ने तारीख में पहली मर्तबा कम अज कम उजरत में इजाफा ना किया। बात यहाँ तक ही नहीं खत्म हुई, बल्कि कम अज कम उजरत 17,500 का हुक्मनामा सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहा। मेहनत कश तबके की बड़ी तादाद आज भी कम अज कम उजरत से भी नीचे तनख्वाहों पर गुजर बसर करने पर मजबूर है। 2020 में मजदूरों के लिए मुतादिद मंसूबों का ऐलान हुआ, मगर बेशतर अधूरे हैं। 2 डेडलाइन गुजर गए, मगर लेबर डिपार्टमेंट को ऑटोमेशन पर मुंतकिल करने का मंसूबा पाया तकमील को ना पहुंचा। 11 लाख रजिस्टर्ड मजदूरों में से 7 लाख हेल्थ कार्ड से महरूम। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के पहले मेडिकल कॉलेज के मंसूबे की तो एक ईंट भी ना लगाई जा सकी। मजदूर रहनुमाओं ने भी महकमे की कारकर्दगी पर सवालात उठाए हैं। जनरल सेक्रेटरी मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन हनीफ रामे और एम्प्लॉयज यूनियन EOBI के जनरल सेक्रेटरी अता मोहम्मद खान के मुताबिक साल 2020 मजदूरों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। बहुत मुश्किल रहा है। एक तो ये जो मिनिमम जो सैलरीज थी वो इंक्रीज नहीं हुई, मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, फिर महंगाई। महकमा लेबर की कारकर्दगी पे तो बड़े अरसे से सवाल उठ रहे हैं कि महकमा लेबर की कारकर्दगी
कोई तसल्ली बख्श नहीं है। सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल अंसर मजीद नियाजी ने अपनी वजारत की कारकर्दगी का दिफा किया। बोले रवां साल वर्कर्स वेलफेयर फंड का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने मेहनत कश तबके की बेहतरी के लिए नए मंसूबों बारे भी आगाह किया। वर्कर वेलफेयर फंड जो हमने 2019 में जो मंजूर कराया था 2019 के आखिर में, तो उसके ऊपर नाज़रीन मुनफरिद खबर की कहानी आपने जानी है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ मौसम की बात हो रही है, साथ में ख़ज़ा और ख़ज़ाइयत की बात हो जाए, और ख़ास तौर पर जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम लोग देखते हैं कि बच्चों को ठंड से बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, स्पेशली हमारी माओं के लिए। और ख़ास तौर पर जो वो हमारे बूढ़े अफराद हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको भी ठंड की खासी शिद्दत फील होती है। वो किस तरह से ख़ुद को बचा सकते हैं, नौजवानों ने क्या करना है अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, और ख़ास तौर पर इस सर्दी के मौसम में कौन कौन से ग़िज़ाओं का आपने इस्तेमाल करना है, किस किस अंदाज में करना है, किस वक्त करना है, और ख़ास तौर पर सबसे अहम बात कि चीज़ें तो बहुत मज़े मज़े की होती है सर्दी के मौसम में, लेकिन वो साथ में मोटापा भी लाती है। मोटापे से भी हमने बचना है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जी सना कमर है, माहिर ग़िज़ायात है। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। सना, सर्दी तो बढ़ती जा रही है, अब हमें बताइए कि इस मौसम में दर्जा हरारत बॉडी का कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मेनटेन रखा जा सकता है? सर्दी की शिद्दत की वजह से कुछ खुराक ऐसी होती है जिससे आप अपना जो है टेम्परेचर बॉडी का वो मेंटेन कर सकते हैं। उसके अंदर टी इनटेक जो है वो भी अपना ठीक रखें। अपना वाटर इनटेक जो है उसको हम अगर गर्म पानी पिएंगे तो उससे भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। कुछ तरह के कहवे होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करते हैं और सर्दियों में लेने भी चाहिए, जिसमें अदरक का कहवा जो है वो बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सर्दियों में कॉफ, कोल्ड और फ्लू होने के चांसेस होते हैं। अगर हम ये कहवा इस्तेमाल कर लें, अगर इसके अंदर हनी डाल लें तो हनी के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो एक बहुत अच्छा सर्दियों में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। सना, चाय की आपने बात की है, बहुत सारे घरों में तो आजकल ये ट्रेंड है कि ज़रा सी सर्दी का एहसास हुआ फ़ौरन से पहले आवाज़ आती है कि ज़रा चाय बन जाए, ज़रा कॉफ़ी बन जाए। ये चाय कॉफ़ी इंसानी सेहत के लिए कितनी खतरनाक है, कितनी बेनिफिशियल है? चाय कुछ हद तक अच्छी भी मानी जाती है, लेकिन जब उसका एक्सेसिव यूज़ किया जाता है तो फिर वो खतरनाक हो जाती है हमारी बॉडी के लिए। अब अगर हम दिन में 2 या 3 कप चाय इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे सर्दी का मौसम है, चाय के अंदर हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी जो बॉडी है उसके लिए बहुत अच्छे मुफीद माने जाते हैं। तो अगर चाय को हम 2 या 3 कप इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं। अगर इससे ज्यादा साइज भी हमारे देखने वालों को बताइए, क्योंकि हमारे वो मग नहीं होना चाहिए, वो कप का साइज जो है वो छोटा होना चाहिए। तो वो अगर हम 2-3 कप ले रहे हैं तो वो ठीक है। उसके बाद हम कहवा को यूज कर लें, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। और ग्रीन टी इस तरह से भी अच्छी मानी जाती है सर्दियों के अंदर, क्योंकि हमारा जो है कार्ब इनटेक और खा के और उसके बाद हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी उस तरह से नहीं होती, तो ग्रीन टी को हम एक अच्छा जूस मान लेते हैं सर्दियों के अंदर। हम जब कॉफ़ी की बात करते हैं, कावों की बात करते हैं या फिर चाय की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये बॉडी को डिहाइड्रेट कर देते हैं, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो फिर डिहाइड्रेशन होगी। अगर हमारा वाटर इनटेक साथ में प्रॉपर है, जैसे मैंने आपको कहा कि सर्दियों में अगर हमसे ठंडा पानी नहीं पिया जा रहा तो हम उसको ल्यूक वार्म वाटर या फिर टैप वाटर इनटेक ज़्यादा करें, अपना पानी ठीक होगा तो डिहाइड्रेशन फिर उससे नहीं होगी हमारी बॉडी के अंदर। सूप का इस्तेमाल कितना होना चाहिए सर? सूप का इस्तेमाल लिया जा सकता है। चिकन स्टॉक भी ली जा सकती है जिसे हम यखनी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर कॉर्न स्टार्च ऐड कर दिया जाएगा तो फिर हम उसको एक्सेसिव अमाउंट, हम सूप पीते ही नहीं है। बिल्कुल, और उसके अंदर सॉसेस भी ज्यादा इस्तेमाल कर ली जाती है, तो कुकिंग मेथड जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। उसको अगर हम यखनी की फॉर्म में लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर माना जाएगा कंपैरेटिवली अगर हम सूप में सॉस और कॉर्न स्टार्च डाल के ले रहे हैं। अच्छा, हम जब छोटे बच्चों की, अभी मैं बात कर रही थी कि छोटे बच्चों को सर्दी से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल के मौसम में। छोटे बच्चों को आप कावा गरम गरम नहीं पिला सकते, आप चाय भी ठंडी करके, तो क्या वो ठंडा करके पीना, कावा ठंडा करके पीना, फिर भी उसकी तासीर वही रहेगी, उसका असर वही होगा? बिल्कुल वही रहेगा। तो बच्चों को दे देना चाहिए थोड़ी अमाउंट में। और बाकी ये है कि बच्चों का जो मिल्क है उसके अंदर आप हल्दी ऐड करके उनको दे सकते हैं, उसके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बच्चों के लिए वो एक मुफीद चीज, चुटकी भर बस, बिल्कुल पिंच ऑफ जो है ना वो इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका ज्यादा उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो बच्चे को टेस्ट भी उस तरह से डेवलप नहीं होता, तो वो उसके लिए वो पीना
पीना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों की बाकी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिसमें फिश आ जाता है, तो वो फिर बच्चों को हम कंपैरेटिवली इस तरह की चीज़ें देकर मेंटेन कर सकते हैं, उनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है ना उनको मेंटेन किया जा सकता है। ठीक, और हमारे जो बुजुर्ग अफराद हैं उनके लिए स्पेशल इस मौसम में क्या एहतियात होनी चाहिए, क्या ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उनकी जिनको ज़रूर पूरा होना चाहिए? अब बुजुर्गों के लिए मैं ये कहूँगी कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती, वो घर पे ही होते हैं, और इस तरह से ये है कि उनका कार्ब इंटेक जो है वो हम थोड़ा कम रखते हैं, और बाकी प्रोटीन इंटेक और जो हमारे ये साथ में मिल्क और इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो वो ठीक रह जाता है। उनके लिए कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली उनको हाइड्रोलाइज करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी वॉक की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। उनको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स आप देते रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे। फिश का इस्तेमाल कितना हो जाना चाहिए एक हफ्ते में? एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 सर्विंग अगर इस्तेमाल कर लें तो वो 2 से 3 दफ़ा अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो मुफीद है। पूरा हफ्ता हम कंटिन्यूसली उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो भी फ्राइड फॉर्म में या इस तरह की फॉर्म में नहीं, अगर उसको ग्रिल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगी। स्टीम में इसलिए नहीं कहती कि स्टीम के साथ फिर उसकी जो स्मेल है वो उसी तरह से रहती है और वो फिर खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, इसलिए अगर ग्रिल फॉर्म में ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। 2 से 3 बार आप हमें बता रही हैं हफ्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? हमारे यहाँ तो लोगों के हाथ ही नहीं रुकते फिश पर। फिश की क्वांटिटी आपकी 2 सर्विंग्स होनी चाहिए, जो आपका पाम साइज बनता है एक, इससे ज़्यादा फिश की जो है ना कंजम्पशन वो नहीं करनी चाहिए, और हफ्ते में आपका हो जाएगा, उसको हम 2 या 3 औंस बोलेंगे, उतनी आप ले सकते हैं। और इससे ज़्यादा लेंगे तो फिर क्या होगा? इससे ज़्यादा लेंगे तो नुकसान उस तरह से नहीं होगा। अगर आप ग्रिल्ड फॉर्म में लेंगे, अगर फ्राइड फॉर्म में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मोटापा होगा। मोटापा अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है, जिसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ये बहुत कॉमन हो जाती हैं, और एल्डरली अगर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए फिर ज़्यादा नुकसानदेह कंपैरेटिवली जो यंग लोग हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो। अच्छा, आजकल हलवों की बहुत डिमांड हो गई है, सूजी का हलवा, दाल का, अंडे का, गाजर का, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हलवा नहीं बन रहा? हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है? सर्दियों की सौगात है, खाना चाहिए इसको। हम ये नहीं कह सकते कि मैं एज अ डाइटिशियन कहूँ कि आप इसको बिल्कुल खाना बंद कर दें। अगर इसके अंदर नट्स और इस तरह की चीज़ें डली हुई हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी वैसे बॉडी के लिए भी, और जैसे आपने बोला बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर इनका एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ किया जाएगा तो वो फिर नुकसानदेह होगा उन लोगों के लिए जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, जिनका वाटर इनटेक बिल्कुल नहीं है, और जिनका जो काम है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा, हमारे यहाँ हलवा जात बनाए तो जाते हैं, लेकिन उसमें मीठा बहुत ज़्यादा ऐड किया जाता है, सफ़ेद चीनी बहुत इस्तेमाल की जाती है। वही मैं आपको बता रही हूँ सिद्रा के कुकिंग मेथड बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर हम चीनी की जगह पे किसी और चीज़ का, हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको गुड़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा एक बेहतरीन ऑप्शन हमारे लिए बन जाती है। और कुछ लोग ऐसा, जैसे कि मैं खुद भी अगर हलवा बनाऊं तो वो इस तरह का कर लेते हैं कि उसके अंदर से शुगर इंटेक जो बिल्कुल निकाल देते हैं, चीनी उसमें डालते ही नहीं है। अगर गाजर का हलवा है तो वो गाजर और दूध का खुद एक ऐसा टेस्ट निकल आता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसमें नट्स ऐड कर लें तो वो फिर उस तरह से उसका कुकिंग मेथड जो है वो, मेरा कहने का मतलब है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप आर्टिफिशियल मीठों से ज़रा हाथ खींच के रखें। बिल्कुल। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स कितना हेल्पफुल है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए? ड्राई फ्रूट्स का इंटेक हमारा होना चाहिए सर्दियों के मौसम के अंदर, और इसके अंदर है कि अगर आप ले रहे हैं तो उसको मॉर्निंग में लेने ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके बाद उनका जो इंटेक है वो हमारी 1 या 2 सर्विंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 या 2 सर्विंग से मुराद है कि आपने 10 बादाम लिए हैं तो 4 उसके साथ वॉलनट ले लें। इस तरह से उनको सर्विंग्स के अकॉर्डिंग अगर खाएंगे, बैठे बैठे अगर उनको ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो वो फिर नुकसानदेह होगा हमारे लिए। अच्छा, ड्राई फ्रूट की हमने बात की, आपने बताया कि मॉर्निंग में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जब हम चाय की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को चाय पीने की आदत है बिल्कुल फास्टिंग में, सुबह सुबह उठ के स्ट्रॉन्ग कड़क चाय बिल्कुल खूब पत्ती डाल के, इट्स ओके? उसके लिए हमारी जो बॉडी है, जब हम रात को इस तरह से कुछ भी नहीं खाया हो तब सुबह उठ के हम ले लेते हैं तो बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट नहीं हो रहे होते बॉडी। अगर हम सुबह उठ के नीम गर्म पानी का ग्लास ही ले लेते हैं या वैसे ही पानी का ग्लास ले लेते हैं तो हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे फ्लश आउट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम चाय या उसके साथ कुछ ले रहे हैं तो वो ओके है। अगर हम वैसे ले रहे हैं, बस आपने पानी भी नहीं पिया और स्टार्टिंग में चाय ले ली, तो वो फिर नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, हमें ये बताइए कि आजकल सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा मार्केट में है, मौसमी है, कीनू है, माल्टे हैं, फ्रूटर हैं, बहुत सारे हैं।
ये हमें जूसेस ज़्यादा पीने चाहिए या फिर हमें होल फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए? विटामिन सी इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर बनाता है। विटामिन सी कंटेंट अच्छा लेना चाहिए सर्दियों के अंदर, जो हमारे कोल्ड फ्लू वगैरह इनके लिए अच्छा होता है। लेकिन ये जब आपने बात की कि जूस लेना चाहिए या फिर फ्रूट लेना चाहिए, तो उसमें आपको जो फ्रूट का इंटेक है होल फ्रूट का वो करना चाहिए। उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है और गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है कंपैरेटिवली जूस के। और जूस की सर्विंग भी ज़्यादा हो जाती है तो वो कैलोरी डेंस हो जाता है। ठीक, यानी आप जूस कभी कभी पी सकते हैं लेकिन अपनी रूटीन ना बनाएं। बिल्कुल, रूटीन में आप उसमें खाएं फ्रूट्स, तो होल फ्रूट ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, हमें ये बताइए कि जितने भी हम ये फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, ये क्या हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, इनके अंदर विटामिन मिनरल्स बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जो माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो हमें कार्ब्स, प्रोटीन और फैट से मिल रहे होते हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें विटामिन मिनरल्स जो हैं वो सारे फ्रूट्स के अंदर ज़्यादा अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए फ्रूट इंटेक जो है वो वैसे भी बेहतर करना चाहिए, सर्दियों के मौसम में नहीं, वैसे आपको थ्रू आउट द ईयर इसको बेहतर रखना चाहिए। अच्छा, कौन से ऐसे ग़िज़ाई अज्जा हमारे पास, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे तो हमारे यहाँ लोगों में ये टेंडेंसी बहुत ही कम है कि वो कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते कि इसमें क्या क्या कुछ पाया जाता है, लेकिन सर्दियों में किस किस चीज़ की हमें, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? अब बात की आपने न्यूट्रिएंट्स की, तो जब मैं बात करूंगी तो मैं नेचुरल फूड को सामने रखते हुए बात करूंगी। तो नेचुरल फूड जो भी आप लेंगे उसके अंदर सारे माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे। आप अगर ले रहे हैं नेचुरल चीज तो उससे आपका सारा कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स का जो है ना कंटेंट वो कवर अप हो जाएगा। तो नेचुरल फूड का नाम ही ले देंगे तो वो आपकी सारी बात जो है वो उसी में ही कवर हो जाएगी कि आप प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें और नेचुरल फूड को जितना अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। तो जो लोग घर में पूरे हफ्ते की सब्जी लाकर फ्रीज कर लेते हैं एक ही बार क्लीन करके, तो वो कहीं ना कहीं उसके इंग्रेडिएंट्स खराब होते हैं या फिर कुछ नहीं होता, वो ठीक रहता है? कुछ हद तक अगर हम ताज़ा सब्जी और उसका कंपैरिजन करें तो कुछ हद तक तो उसके अंदर से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिटोरिएशन के प्रोसेस के थ्रू ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि अगर वो ताज़ा है और उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगी हमारे लिए। ठीक, हमें ये बताइएगा सना के मीठे की हमने बात की है, मरब्बे भी इस सीज़न के बड़े फेवरेट समझे जाते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट जो हमारे हैं उनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए क्योंकि वो बाज नहीं आते, उनको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है क्योंकि डॉक्टर्स ने बंद किए हुए होते हैं, तो क्या वो हलवे और मुरब्बे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए एक बिग नो का ऑप्शन है आपके लिए कि डायबिटिक पेशेंट के लिए मुरब्बे और हलवा जात का इस्तेमाल मंथ में एक दफ़ा, उसका भी अगर आप एक टेबल स्पून के साइज से ज़्यादा ना लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है उस चीज़ की तो आप एक मंथ में एक टेबल स्पून से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर मेरे से पूछेंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा कि बिग नो है मेरी तरफ से। लेकिन अगर उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो मंथ में एक दफ़ा वो एक टेबल स्पून उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नुकसानदेह होगा। ठीक सना, हमें ये बताइए हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो कि ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की अहमियत को समझते हैं, जो कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए अपने ग़िज़ाई इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं कि हमें किस टाइम क्या खाना है? मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया है कि हमारी काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंसान को बताने के लिए कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर है और ये नहीं। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत का किसी को नहीं पता, लोग क्या करते हैं पेट भरने के लिए खाते हैं। उनको भूख लगी है तो उन्होंने उस टाइम पे जो भी मिलेगा वो उन्होंने कंज्यूम कर लेना है। उनको जिस भी फॉर्म में जिस तरह का भी मिलेगा, भूख लगी है तो खा लेना। बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो बिजी रहते हैं और उनके पास टाइम नहीं निकलता अपने खाने के लिए और खाने पीने की रूटीन को बेहतर करने के लिए। हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को एक फूड और उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता दिया जाए। जब एक चीज़ बार बार बताई जाती है तो वो आपके माइंड सेटअप में कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत रह जाता है कि हमने इसको इस तरह से यूज़ करना है या इस डॉक्टर ने बताया था कि इस फॉर्म में अगर खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अगर हमारी इतनी सी एफर्ट से अगर किसी का फ़ायदा हो तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अच्छा, शहद के अंदर ऐसे कौन से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो कि सर्दियों में हम देखते हैं शहद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं शहद के अंदर, हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सर्दियों के अंदर अगर हम कहवों के, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कहवे के अंदर आप इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर बच्चों के अगर टोस्ट के ऊपर सुबह लगा कर देते हैं तो इसके एक हेल्दी इफेक्ट होता है। अनटिल एंड अनलेस आपका जो शहद है वो उसका सोर्स कौन सा है, वो
आपका प्रोसेस वाला है या आजकल फिर तो चीनी को घोल घोल के शहद 2 नंबर बिल्कुल ऐसा ही। मैंने आपको बताया कि अगर उसका हमें पता है कि वो सोर्स कहाँ से आ रहा है, वो है ताज़ा है या नहीं है, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। कोई टिप है, पता चल सकता है कि किस तरह से कि ये शहद अच्छा है, रियल है या फिर नहीं है? वो तो उसकी पैकेजिंग पे डिपेंड कर रहा होता है ना, कि उसके ऊपर इंग्रेडिएंट मेंशन होते हैं और सारा कुछ लिखा हुआ होता है। अगर आपको पता है कि ये किस सोर्स से आ रहा है, या अगर आप पैकेट फॉर्म में ले रहे हैं तो उसकी कंपनी कौन सी है, उससे आपको बेहतरीन पता चल जाता है। अच्छा, सब्जियां कौन सी हैं जिनका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए स्पेशली सर्दी के मौसम में? क्योंकि हमने देखा कि पालक है, साग है, ये तो सर्दी की सौगात समझी जाती है। इसके साथ कौन सी वेजिटेबल हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए सर्दी के मौसम में? क्रूसिफर वेजिटेबल्स, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जिनके अंदर वाटर कंटेंट थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि हमारा डिहाइड्रेट हुए हुए होते हैं, हमारा वाटर इनटेक ऑब्वियसली कम हुआ होता है इसके अंदर। तो अगर हम क्रूसिफर वेजिटेबल्स यानी लेटस का इस्तेमाल, बंद गोभी का इस्तेमाल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। डिहाइड्रेशन जब बॉडी में हो जाती है, हम डिहाइड्रेट होते हैं, तो सिम्टम्स क्या आते हैं, क्या होता है? स्किन के ऊपर आपके सबसे पहले सिम्टम आते हैं कि ड्राइनेस होने लग जाती है। इसके साथ साथ आपका जो है गट हेल्थ जो है वो ब्लॉटिंग की तरफ चला जाता है। आप कुछ भी खाते हैं तो आप ब्लॉटेड फील करते हैं, और आपका जो है ऐसे आपको लगता है जैसे कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो वो आपको हजम नहीं हो रही। तो अगर हम हैवी सा फील हो रहा है, हैवी सा फील और ब्लॉटेड आप अपने आप को फील करते हैं। अगर आप इस चीज़ को पानी के साथ अपना वाटर इनटेक ज़्यादा करेंगे तो वो फिर नॉर्मलाइज हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक, और अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इंसान बीमार भी हो सकता है? बीमार भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसको फिर कवर अप करने के लिए जो है वो मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो उससे बेहतर ऑप्शन यही है कि अगर आप अपना स्टार्ट में अपने आप को इस चीज़ को देख लें। स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी ज़रूरी होता है। लोग फिर उसको जूसेस के साथ कवर कर रहे होते हैं, और अगर उसको और डब्बे के जूस, बिल्कुल ऐसा ही है। डब्बे के जूस आपको हाइड्रेट कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनके अंदर कुछ प्रोसेस्ड केमिकल्स और कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड की होती हैं जो फ़ायदा देने की जगह पर नुकसान देना ज़्यादा उसमें होता है। ठीक, इसका मतलब है कि डब्बे के जूस आपको नहीं पीने चाहिए। बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जब आप डिहाइड्रेट हुए में, तो सबसे हेल्पफुल चीज़ क्या है? सबसे हेल्पफुल तो पानी ही है। अगर आप अपना वाटर कंटेंट अच्छा रखेंगे, उसके साथ जूसेस और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर लें तो वो भी मुफीद माना जाता है। इफ़ यू आर कॉन्स्टिपेटेड और आप डिहाइड्रेटेड भी साथ हैं, तो फिर आप जो है कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जो जिनका मैंने आपको बताया कि वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सना प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमारे देखने वालों को बताने के लिए कि कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा बहुत ज़रूरी हैं सर्दी के मौसम में, लेकिन उसके साथ एहतियात बहुत ज़रूरी है, मतवाज़न ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, साल 2020 तो खत्म होने को है, लेकिन कोरोना वायरस की शिद्दत अभी तक कम नहीं हो पा रही। हर आने वाले दिन में कोरोना वायरस पहले से ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर मौलिक वायरस के बायस कई जिंदगियां लुकमा अजल बनती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों की ही बात कर लीजिए तो 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में मूजी वायरस मजीद 13 अफराद की जानें निकल गया है। शहर में 291 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सूबाई वज़ीर मवासलात और तामीरात सरदार मोहम्मद आसिफ नकई और डीजी पब्लिक लाइब्रेरीज पंजाब डॉक्टर आयशा सईद भी कोरोना से महफूज नहीं रह सके, वो भी कोरोना में मुब्तला हैं। पंजाब में मजीद 42 हलाकतों के बाद अमवात की कुल तादाद 39,000 तक पहुंच गई है, जबकि मरीजों की तादाद 1,35,665 हो गई है। इस मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की किरण भी पैदा होने को है, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए आलमी सतह पर तैयार करदा वैक्सीन 90% कामयाब करार दी जा चुकी है और आइंदा बरस मार्च में पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन सेहत के मुताबिक वैक्सीन लगने से कुव्वते मुदाफ़त बेहतर होगी और एंटीबॉडीज बनेंगी। वैक्सीन कब आएगी, कैसे और किन पर पहले इस्तेमाल होगी, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इंतहाई ज़रूरी बात कि हमें वैक्सीन के इंतज़ार से पहले खुद क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह से एहतियात बरतनी है। 2020 में तो हमने बहुत बदएहतियाती की है, लेकिन 2021 में भी ये ख़तरा मौजूद होगा, तो हमें अपने रवैये कैसे बदलने होंगे, बात करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान साहब है, CEO हैं अपनी अस्पताल से आपका ताल्लुक़ है, सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सज्जाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये वैक्सीन इतनी जल्दी बनना और फिर 90% तक वैक्सीन का कामयाब करार दिया जाना, ये कितनी बड़ी कामयाबी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे आमतौर पर किसी भी वायरस के
खिलाफ जो वैक्सीन बनती है जी। उसको कई साल लग जाते हैं, 10-15 साल लग जाते हैं। ये पहली वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आप देखिए महीनों में बन गई है। अब ये कितनी देर तक बॉडीज में एंटीबॉडीज इसके वैक्सीन लगने के बाद रहती हैं उसके मतलब अभी कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अभी तक ये देखा गया है कि इवन के वायरल इन्फेक्शन के बाद जिन पेशेंट को जो कोविड पॉजिटिव थे उन्होंने बाद में अपने एंटीबॉडीज कराए तो फिर 3 महीने बाद कराए, कुछ ने 6 महीने बाद रिपीट कराए तो उनकी एंटीबॉडीज नहीं है और कईयों में वायरल इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज बनी ही नहीं। तो इसलिए ये कबल अज वक्त होगा कि वैक्सीन आपको किस हद तक प्रोटेक्ट कर सकती है। अब डायरेक्टर जनरल हेल्थ WHO का बयान भी ध्यान में रखें, उन्होंने कहा कि वैक्सीन एक आपके लिए बचाव नहीं है, एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ उम्मीद है, यानी कि एक हिस्सा है, तमाम हिफाजती तदाबीर में से एक हिस्सा है, लेकिन ये फुल प्रोटेक्शन आपको नहीं देती। आपको बाकी जो हिफाजती मैयत हैं वो आपको हर सूरत में अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एंटीबॉडीज की हम बहुत बात सुन रहे हैं, जरा इसका फिनोमिना भी हमें समझाइए कि ये एंटीबॉडीज किस तरह से बनती हैं। जिनका इम्यून सिस्टम ज्यादा बेहतर है उनकी ज्यादा बन जाती हैं, जो कमजोर है उनकी कम बनती हैं, क्या है क्या ये बॉडी में जी जब भी कोई इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन, बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है जी, उसके अगर फौरन सबसे पहले IgM बनती है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन M बनती है जब बीमारी के दौरान बनती है। जब बीमारी से आदमी रिकवर करता है फिर बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोटेक्शन के लिए बॉडी IgG बनाती है। IgG वो होता है को उसको जितना अब ये बाकी EPI प्रोग्राम है जो बच्चों में जो हम इम्यूनाइजेशन करते हैं वायरल इन्फेक्शन के, पोलियो के, मम्स के, मीजल्स के, वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देती हैं। लेकिन इस बीमारी में भी नहीं पता अभी जिनकी IgG बनी है वो कुछ अरसे बाद नहीं है और कुछ में बनी भी नहीं है। यानी ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में कोरोना वायरस सवाल बन चुका है। सज्जाद साहब, हमें ये बताइएगा कि अभी 2020 पूरा हम प्रोग्राम करते रहे हैं, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हमारे लोग नहीं समझे। अभी तक तकरीबात हो रही हैं, गवर्नमेंट लेवल पर हो रही हैं, प्राइवेट लेवल पर हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, बर्थडेज हो रही हैं, ऐसी पार्टीज हो रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये नहीं होगी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल सिद्रा, ये हो रही हैं और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी कौम ये तकरीबात जारी रखेगी, क्योंकि जिस तरह का रवैया हुकूमत का और गवर्नमेंट का आपस में है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा है कि जैसे किसी भी काम को आगे पहुंचाने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किया जाता है तो गवर्नमेंट और अवाम की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लग रही है। इसमें ना तो कोई जुर्माना है और ना ही किसी किस्म की जो है। अभी असद असलम साहब चूँकि कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के वाइस चेयरमैन भी हैं, इन्होंने क्या तजावीज़ दी है, गवर्नमेंट उसको नहीं मानती, इन्होंने कहा कि सख्ती की जाए, गवर्नमेंट उसकी तरफ नहीं आ रही। अब शादियों की तकरीबात की जाए तो मुझे कल मैं एक पिक्चर देख रहा था कि एक PTI की मिनिस्टर गवर्नमेंट का जिसकी शादी के अंदर दूसरे मिनिस्टर शिरकत कर रहे हैं और ग्रुप फोटो के अंदर किसी मिनिस्टर ने या किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। ये शादी की तकरीब है, ये उन बंदों की है। अब बताएं कि गवर्नमेंट की जो खुद संजीदगी जो कोरोना को नहीं मान रही तो अवाम को आप कैसे अवेयर करेंगे कि वो कोरोना में SOPs पर अमल दरामद करें। तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक तो ऐसे ही है कि कोई शिकार हो जाए तो उसके फैमिली और ख़ानदान उससे अवेयर हो और वो SOPs पर अमल दरामद शुरू कर दे, वरना ऐसा नहीं है कि कोई। अब मैं समझता हूँ कि जो इंतजार में है कि जब तक हमें कोरोना नहीं होगा, जो सिद्रा मेरे जैसे कोरोना होने के बाद एसिम्प्टोमेटिक या हल्की अलामत के साथ बच गए हैं वो भी इस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। वो कहते मैं तो बच गया हूँ, कोरोना कुछ नहीं है। यानी जिसका वायरल लोड कम था, जिसको अल्लाह ताला ने एक नई जिंदगी दी है और उसे मौका दिया है कि आप डॉक्टर मर गए हैं। देखिए जो अवेयर थे, जो SOPs पर भी अमल दरामद कर रहे थे, उनको किधर से कोरोना गया, शामिल हुआ उनके जिस्म के अंदर, फेफड़ों के अंदर, और वो जिंदगी की बाजी हार गए। तो उनसे पूछें कि वो किस तरह नसीहत कर रहे हैं लोगों को। तो डॉक्टर साहब हमें सर ये बताइएगा, अभी हम सेकेंड वेव के साथ चल रहे हैं, अगर ये दिसंबर के महीने का एक कंपैरिजन हम करें तो हम मार्च, अप्रैल, मई, उस महीने और इस महीने में हम कहाँ पर खड़े हैं? कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? अस्पतालों की क्या सूरत है? देखें, अगर हम सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव का मुआवजा करें तो इस वक्त क्रिटिकल केसेस के हिसाब से हम 13 जून 14 जून वाली पोजीशन पर हैं। हमारे पास आज भी उतने क्रिटिकल केसेस हैं जब 13-14 जून को पीक था फर्स्ट वेव का, उस वक्त भी इतने क्रिटिकल पेशेंट हैं। और अभी इसकी पीक अभी भी इस वक्त लाहौर में
415 मरीज दाखिल हैं लाहौर के 31 अस्पतालों में, 50 वेंटिलेटर के ऊपर 415 मरीज दाखिल मरीज, और ये क्रिटिकल हैं, और उनमें 50 जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं, 150 हैं वो जो वेंटिलेटर बेड पर हैं। वेंटिलेटर का वो वाला पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सी पैप बाई पैप, जो इन्वेसिव ट्यूब डालने से पहले वाला होता है, और 225 हैं जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में हैं, यानी कि वो 10 लीटर ऑक्सीजन पर हैं, 12 लीटर पर हैं, आप उनका मास्क उतार दें तो उनका सांस उकड़ना शुरू कर दें। तो ये 415 क्रिटिकल पेशेंट हैं। क्रिटिकल पेशेंट के हिसाब से इस वक्त हम पहली वेव के बिल्कुल उसी लेवल पर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब, अब मुझे इनमें से ये बताइए कि अंदाजन कितने इनमें हमारे सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग अफराद हैं, और कितने नौजवान हैं जो कि बिल्कुल जिनको एक सेहतमंद नौजवान समझा जाता है लेकिन वो भी इस बीमारी में मुक्त है? मैं आपको एनालिसिस बताऊं, 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक 40 डेथ हुई है मेयो हॉस्पिटल में, और उसमें 36 मरीज थे जिनकी उम्र 50 से ज्यादा साल, 50 से यानी 90% कहेंगे कि ये 90% 50, और उनमें 50% 60 ईयर्स से ऊपर थे। ठीक है, और इनमें 40 में से 37 मरीज थे, 34 मरीज वो थे जिनको या तो ब्लड प्रेशर था, या ब्लड शुगर थी, या उनको क्रोनिक रीनल की किडनी की बीमारी थी, या उनके लिवर या उनमें पहले लंग की बीमारी थी। मैं ये आपको एक हफ्ते का एनालिसिस बता रहा हूँ कि ये 40 मरीजों जिनकी डेथ हुई है उसमें 90% अबव 50 ईयर्स। मैं डॉक्टर साहब से इत्तेफाक करूंगा सतरा के इस वक्त आप देखें कि लाहौरी शहरियों के अंदर बहुत तेजी से जो है वो एंटीबॉडीज बन रही है। हम एंटीबॉडीज पे बात कर रहे थे कैसे बनी। अब एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की तादाद चेक करें और जो क्रिटिकल पोजीशन में आ रहे हैं, अब 17 दिसंबर, आज 28 है सर, 17 दिसंबर को लाहौर के अंदर 424 मरीज थे क्रिटिकल, यानी वो हाँ जो हॉस्पिटल चला गया वो समझ ले क्रिटिकल है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर उसका सांस नहीं उखड़ रहा तो उसको दाखिल नहीं करना। 424 मरीज 17 दिसंबर को हैं, और आज 28 तारीख है, 415 मरीज फिर भी यानी कम होके, मैंने ये इस पे खबर भी रिपोर्ट की थी कि एक हफ्ता तक लगातार कमी आती रही है क्रिटिकल मरीजों के अंदर, आते हैं जाते हैं, डिस्चार्ज भी होते हैं और दाखिल भी होते हैं। अगर सस्पेक्टेड मरीज है उन्होंने उसमें आना है। तो इस तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी जो रेशो है क्रिटिकल मरीजों की वो तकरीबन 10% से भी बहुत कम है जो इस तरफ जाती है जिसका सांस उकड़ता है। उसमें से 2% जो है वो डेथ रेशो आप निकालें या 3% लगा। फर्स्ट वेव की निस्बत इस दफा डेथ जो है ज्यादा हो रही है, क्योंकि पंजाब के अंदर फर्स्ट वेव के अंदर 100 से ज्यादा डेथ नहीं हुई थी डेली 24 घंटों के दौरान। वजह बताऊंगा आपको। जी सर, मैं इसकी वजह बताता हूँ। पॉलिसी की आपने बात की कि हुकूमत की पॉलिसी ये है कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं और कुछ भी नहीं है और आप पॉजिटिव हैं तो आप अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर लें। अब और अगर आपको ज़रा सा भी कोई साइन सिम्टम आया तो बुखार है, गला खराब है, एक दिन सेटल नहीं हो रहा बुखार, आप फौरन हॉस्पिटल आ जाए, ये हमारी पॉलिसी है। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि पेशेंट जिनको कोविड पॉजिटिव हैं उनको आज बुखार हुआ, वो उन्होंने पैनाडोल ले ली, ठीक है, नहीं 2 दिन 3 दिन, इस दौरान उन्होंने अपने आप को आइसोलेट भी नहीं करते, और इस दौरान बजाय कि वो आपको पहले दिन बुखार हुआ है तो आप फौरन हॉस्पिटल चले जाएं, अपनी दवाइयां तजवीज़ करके बेशक आप घर आ जाएं या तो दाखिल हो जाएं, एक बार टेस्ट जरूर करा लें। वो घर में रहते हैं, उस दौरान बाकी घर वालों को भी स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है जी। और 3 और 4 दिन के दौरान ये बीमारी बढ़ती उनके लंग्स को निमोनिया कर देती है, और जब उनकी सैचुरेशन 90 से गिरती है, 80-85 तक पहुंचती है, फिर उनके घर वाले उनको एम्बुलेंस में या घर में गाड़ी में लेके सीधा हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं, और हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता कि हम उनको सीधा आईसीयू में वेंटिलेटर बेड पर डाल दें या वेंटिलेटर पर डाल दें। सज्जाद साहब, हमें ये बताइएगा कि जिस तरह से हम लोगों की बात करते हैं कि नहीं समझ रहे एसओपीज के हवाले से, महकमा सेहत अब क्या प्लान कर रहा है 2020 में? अल्लाह ताला का करम रहा, कोई अच्छी पॉलिसी, स्मार्ट लॉकडाउन, कुछ ना कुछ हुआ कि हम बचे रहे हैं। 2021 में भी मैं आपके सवाल का जवाब ना असद असलम साहब से लेना चाहूँगा। इन्होंने पिछले दिनों मीटिंग्स की है एडवाइजरी ग्रुप की, इन्होंने गवर्नमेंट को क्या तजावीज़ दी हैं वो अभी हमें बताएंगे। ठीक, तो मेहरबानी जरा असद साहब ये बता दें। हमारी तो पहले मैं लॉकडाउन का आपको बताऊँ, देखें आप पिछली फर्स्ट वेव में मेरे नज़दीक जो फर्स्ट वेव में हमारी कामयाबी थी
वो लॉकडाउन सख्त लॉकडाउन बिल्कुल, खास तौर पर वीकेंड पर जो अभी मौजूदा लॉकडाउन से मुतमिन है आप? मौजूदा लॉकडाउन से मैं नहीं मुतमिन, मैं वीकेंड पर दुकानें बंद देखना चाहता हूँ। मैं शाम 6 बजे दुकानें बंद देखना चाहता हूँ। ये शाम 6 बजे के बाद का वक्त और वीकेंड पर जो दो दिन सख्ती और जुर्मानों का मशवरा दिया है, उस पर थोड़ा सा बताएं। कोरोना एडवाइजरी हमने कहा जुर्माने करें और हम जुर्मानों का बड़ा स्ट्रांगली हमने तो यहाँ भी कहा है कि 50 से ज्यादा आप लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत भी ना दें। हम तो 300 के भी हक में नहीं है। 50 तो गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं। हम तो इन जलसे जुलूस और जो 3 से 50 से ज्यादा लोगों का एप्लीकेशन है उसके सख्त खिलाफ है, क्योंकि यही मौजूद बनता है, क्योंकि लोग SOP अमल नहीं करते। देखिए आप चले 300 की इजाजत दे दें, लेकिन सख्त SOP और सख्ती करें। आपको रिस्पांस क्या मिला इस तजावीज के बाद गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट ने 300 तक की इजाजत दी कि 300 तक की आप करने, बाकी जलसे जुलूसों पर लेकिन तो आपको पता है। अच्छा डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, ये बिल्कुल सज्जाद साहब जो बात कर रहे हैं उसी को मैं आगे लेके चलूंगी कि पहले दिन से कोरोना एडवाइजरी ग्रुप जो तजावीज दे रहा है उसको उस तरह से नहीं माना जाता। अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं माना जा रहा। नहीं देखें, कोरोना एडवाइजरी ग्रुप जब हम तजावीज देते हैं, हमारी तजावीज सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल को जाती हैं, वहाँ डिस्कस होती हैं। उन्होंने तो कहा था 100 रुपए जुर्माना कर दे, हमने कहा नहीं करेंगे। देखें वो पूरे पाकिस्तान से तजावीज लेते हैं, वो सिर्फ एक सूबे से नहीं, फिर सारे सूबे के लोग, सब सूबों के लोग वहाँ बैठे होते हैं, फिर एक कंसेंसस के साथ रिकमेंडेशन डेवलप होती हैं। हमारी तजावीज अक्सर मैंने 80% तक हमारी तजावीज मानी जाती हैं और उन पर पंजाब के महकमा प्राइमरी सेकेंडरी बेसिकली अमल कराता है और हेल्थ स्पेशलाइज हेल्थ केयर, तो 80% से ज्यादा हमारी तजावीज को। वैसे आपकी आज तक तजावीज रही क्या सर? तजावीज पे SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो और कौन सी ऐसी तजावीज है जो कोरोना एडवाइजरी ग्रुप खुफिया तौर पे हुकूमत को दे रहा है और वो मानी जा रही है? कौन सी थोड़ा सा बताएं। हुकूमत ने SOP देखें, अब ये तो बड़ा मुश्किल है कि अब हर बंदे के साथ एक सिपाही खड़ा हो जाए कि तुम मास्क पहनो। हम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बताते हैं कि इतनी डेथ लाहौर में कल 14 हो गई हैं, आज 11 हो गई हैं, और हम इस हद तक हुकूमत की पॉलिसी ये है कि वो सिग्नल पे खड़े वार्डर को ये नहीं कहती कि आप बुरे को बुरा कहें कि आपने मास्क नहीं पहना। यकीनी तौर पर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनका काम है तजावीज देना। अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो यकीनी तौर पर ये आती है बात, दूसरे कोर्ट में बॉल चली जाती है। मुझे सज्जाद साहब ये बताइए कि अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा और डॉक्टर साहब ने कहा कि हर बंदे पे एक सिपाही नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर वो गवर्नमेंट की रेट नजर आनी चाहिए ना। 1000 पे एक सिपाही तो लगा दें डॉक्टर साहब। हाँ, मसला ये है जिम्मेदार शहरी भी तो एक लफ्ज है ना जी, जिम्मेदार शहरी। अब देखें, जरूरत तो नहीं कि आपके घर में खुदा ना खासा कोविड हो। सर हुकूमत चाह रही है कि ऐसे SOPs पर हम ऐलान करें जहां पे हमारे पैसे खर्च ना हो। मैं हर दफा तजावीज देता हूं कि आप सिग्नल के ऊपर स्पीकर्स का इंतजाम करें। जो भी लोग बगैर मास्क के उधर सिग्नल पे खड़े होते हैं उनको शर्मिंदगी हो, आप कम से कम बोल के उन्हें बताएं कि हमें एहसास है कि आपने हमें दिख रहा है कि आपने मास्क नहीं पहना। ये ना हो आपको दूसरी दफा जुर्माना किया जाए तो आप मास्क, ये एहसास दिलाने के लिए उलमा इकराम की भी मैं तजावीज दे चुका हूं, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बस वैसे बड़ी शिद्दत से ये अल्टीमेटली हाल तो जुर्माने ही हैं, जुर्माने के अलावा कोई भी नहीं है। महमूद शौकत साहब हमारे पास आपके चेयरमैन आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं खुद रोजाना सर्वे करने निकलता हूं और जाता हूं, लोगों से कहता हूं भाई तूने मास्क नहीं पहना, कहते वो कहते कोरोना है ही नहीं। मसला ये है कि आप किस तरह लोगों को यकीन दिलाएंगे? जब तक डंडा नहीं होगा सर ये कौम नहीं मानेगी। इस पे थोड़ा सा सख्ती करके पीछे पे आ जाएं, लेकिन सख्ती पर अमल दरामद जरूर कराएं। गवर्नमेंट से बार बार कहें कि जुर्माने रखें। 100 रुपये जुर्माना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये भी नहीं है तो कम से कम जबानी कोई ऐसा बंदा रास्ते में किसी को खड़ा करके ये तो पूछे कि भाई तूने मास्क क्यों नहीं पहना, कोई उसे जाने दे घर। वो कहे यार कोई तो पूछ रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा। सब जगह जो सऊदी अरब में, इंग्लैंड में, अमेरिका, जहाँ आप ना पहने आपको जुर्माना $700 जुर्माना हो जाता है, 3000 रियाल जुर्माना हो जाता है आपको मास्क। अब हमारा ये है कि एक ने मास्क पहना है, दूसरे के पास गया, वो कहता हाथ मिलाओ, हाथ वो मिलाता है, वो उसको जबरदस्ती गले पकड़ के लगा लेता है, गले के कहता है यार तूने क्या, वो क्यों डर रहे हो यार, तू बहादुर बनो। डॉक्टर साहब ये क्या मतलब? अभी आने वाले वक्त में कितने महीने हम क्रिटिकल कह सकते हैं, कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? देखें, अक्टूबर में पहला दुनिया में वायरस आया, पहला केस आया, और हमारे पास 14 मार्च को आया, 14 मार्च, और बाकी दुनिया में भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से लेके जून तक चलते रहे। अब सेकंड वेव आ गई। मैं ज़ाती तौर पर ये देख रहा हूँ कि हम
मई जून तक तो ये केस जाएंगे, चलता रहेगा क्योंकि SOP पर अमल नहीं होता। इसको ब्रेक चेन तोड़ने का एक ही हल है कि मास्क को लगा लिया जाए, मास्क को लिबास का हिस्सा पहने। मई जून की ये जो नई पुरानी किस्म है, ये तो उसकी बात है। जो नई इकसाम पैदा हो रही है कोरोना की, 15 के करीब पूरी दुनिया के अंदर डेंगू जब शुरू हुआ था एक स्ट्रेन थी, उसके बाद 3-4 कितनी ये मेडिसिन का रेजिस्टेंस है जो नया वायरस पैदा हो रहा है इंसानी जिस्म के अंदर। यह मेडिसिन तो इसकी वायरस की आई नहीं अभी तक। सर आप जो भी खाते हैं कुछ तो है ना जी, चलो एजोमैक्स ही लगा लें जो हम देते हैं। एजोमैक्स बेसिकली वो है एंटीबायोटिक, एंटीवायरल नहीं है, ठीक है जी। अभी तक जो मेडिसिन भी हो रही है वो साइन सिम्टम की बुनियाद पर हो रही है। चने रेमडेसिविर भी दे दिया कि एंटीवायरल है, वो असर कर गया। इसकी अभी तक स्पेसिफिक ड्रग नहीं आई। ये सारा कुछ ऑब्जर्वेशन पर, हिट एंड ट्रायल पर हो रहा है। एक्टेमरा भी जो साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग होता है, एक्टेमरा का आपने मशवरा दिया है कि 60 साल का इंजेक्शन है, आपने को गवर्नमेंट को किस पे सब्सिडी दें या कम कराएं, गरीब आदमी तो रुल जाता है। अभी गवर्नमेंट सेक्टर में भी शार्ट हो रहा है। देखिए एक मरीज भी ऐसा नहीं है जिसने एक्टेमरा खुद खरीदा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सज्जाद साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। 2021 में अगर कोरोना से जान छुड़वानी है तो बस SOPs अपनाने होंगे। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं जी टेक्नोलॉजी की दुनिया की। तो नाज़रीन, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से जिद्दत आ रही है और टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। सोशल मीडिया ऐप्स हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। अपनों से रब्ता करने के लिए हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ईमो करते हैं, मैसेंजर समेत कई दीगर एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये सारी एप्लीकेशंस बैरून मुमालिक की तैयार करता है। लेकिन अब इन गैर मुल्की एप्लीकेशन से जान छूटने वाली है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि अब हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग सामने आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छी एप्लीकेशंस बना रहे हैं। पाकिस्तानियों ने इन सारी एप्लीकेशंस को एक ही एप्लीकेशन में समो दिया है और आपको सारे फीचर्स अब पाकिस्तान की अपनी तैयार करदा एक ही एप्लीकेशन में मिल सकते हैं। इनोवेशन और जिद्दत की बात हो तो फिर पाकिस्तानी भी किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। पाकिस्तानी नौजवानों ने ज़ैप बडी के नाम से एक एप्लीकेशन तैयार की है जिसमें व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, नेविगेशन के तमाम फीचर्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप चैट भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द मौजूद होटल्स, कैफेज की मालूमात भी हासिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ इस एप्लीकेशन की मदद से आप ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए अपने पसंदीदा किरदारों के साथ बात भी कर सकते हैं। जिस तरह अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमने एक प्यारे से टेडी बियर को अपने सेट पे भी बुलाया है और मधु किया है। वो किस तरह से किया है इसकी डिटेल्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये टेडी बियर मौसूफ जो है ये हमारे सेट पर मौजूद है और कुछ हरकतें कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्लैपिंग चल रही है जी, क्लैपिंग हो रही है। पसंद आ रहा है इनको हमारा प्रोग्राम और साथ में उछल कूद कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये सब कुछ हेलो बोल रहे हैं, आपको हेलो कह रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं। अच्छा जी, ये है जी वो एप्लीकेशन जिसके फीचर्स की हम बात कर रहे थे और जिसके फीचर्स पे इस एप्लीकेशन की यूनिटी पर और इसके साथ साथ कितनी ये डिफरेंट है दूसरी एप्लीकेशंस पे, इस पे हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है जी माजिद अजीज़ है, एप्लीकेशंस डेवलपर हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। माजिद, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये एप्लीकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके क्या क्या फीचर हैं। थोड़ा तो मैंने बताया है, डिटेल आप बताइए हमें। जी अस्सलाम सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जैसा कि आपने फीचर्स बताया कि इसमें बेसिक तो एक चैट है, अच्छी चैट ऐप बनाई है और उसके साथ हमने बहुत सारे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि दुनिया में भी और बहुत सारी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में नहीं है। तो हमारा मकसद सिर्फ एक अच्छी चैट ऐप बनाना नहीं था, बल्कि उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स लाना था जो हम पाकिस्तान से बाहर दुनिया में दिखा सकें। सबसे अच्छा और मजेदार फीचर तो एक आपने बता दिया ऑगमेंटेड रियलिटी का, कि जिसमें आप मुख्तलिफ एलिमेंट से खेल सकते हैं। टेडी बेयर है, कायद आज़म हमने जिना डे के लिए स्पेशली बनाया है ताकि लोग कायद को अपने दरमियान देख सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, उनकी स्पीचेस सुन सकें, उसके साथ तस्वीरें खिंचवा सकें। फिर उसके अलावा हट के इस चैट के अंदर अपने बहुत सारे यूनिक नए फीचर्स हैं। सबसे पहले तो फॉरमोस्ट जैसे आपने बताया कि हम बहुत सारी बाहर ऐप्स पे डिपेंडेंट हैं और इसके जैसे सिक्योरिटी हमारी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये हमारी अपनी लोकल बनाई हुई ऐप है, इसका हमारा बिजनेस मॉडल डाटा सेलिंग का है ही नहीं, इसलिए इस पे डाटा कंप्लीटली सिक्योर है। आपका डाटा किसी भी शेयर नहीं होगा। बहुत सारी ऐप्स की
बिजनेस मॉडल ही डाटा शेयरिंग होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं, जैसे पिक्चर प्राइवेसी है। सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो औरतों को प्रॉब्लम होती है कि उनका नंबर किसी के पास भी चला जाए तो वो उनकी मुख्तलिफ डिस्प्ले पिक्चर्स देख सकता है। सो इस ऐप में आप हर बंदे के लिए डिफरेंट पिक्चर भी सेट कर सकते हैं, ना सिर्फ ये कि जिसके पास फोन बुक के अंदर या बाहर हो, बल्कि फोन बुक के अंदर भी जैसे आपके ड्राइवर हैं और कोई दोस्त यार हैं, उनके लिए आप डिफरेंट पिक्चर सेट कर सकते हैं, रिश्तेदारों के लिए अलग कर सकते हैं, दोस्तों यारों के लिए अलग कर सकते हैं। सच में बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, तो खवातीन के लिए मेरा ख्याल ये मनपसंद है, बहुत फेवरेट ऑप्शन बनने वाला है। फीडबैक कैसा मिल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसका काफी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। पिक्चर वाली चीज लोगों को बहुत पसंद आई है, बिलखुसूस जैसा आपने जिक्र किया ख्वातीन को ये बहुत प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा जो ऑगमेंटेड रियलिटी है उस पे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। मेरे घर पे अपने बच्चे जो है ना वो काफी देर उसके टेडी के साथ खेलते रहते हैं, तो मेरे टेडी के खर्चा कैरेक्टर्स दिए हैं आपने इसमें, और इन कैरेक्टर्स को बनाना आने वाले वक्त में आप मजीद इनको कितना डेवलप करना चाह रहे हैं कि मजीद कैरेक्टर्स दिए जाएं, मजीद इसको जो है वो इन्हांस किया जाए इसके फीचर्स को? बिल्कुल, इसका में काफी एनहांसमेंट करेंगे। ये तो अभी शुरुआत है, हम दिखाने के लिए कि इसके अंदर हम क्या कुछ कैसे कर सकते हैं। अभी तो सफर का आगाज है, तो अभी इसमें मजीद बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आएंगे और बहुत सारी और डिफरेंट चीजें भी खेलने को मिलेंगी। ठीक, हमें माजिद ये बताइए कि आप एप्लीकेशंस डेवलपर हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आप बनाते हैं, पाकिस्तान में कितना स्कोप है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम है, हम तो सारी जितनी भी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं हम तो दूसरे ममालिक के इस्तेमाल करते हैं, और आप फिर वही बात कि हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। पाकिस्तान में डेवलपमेंट का स्कोप एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो के है, बहुत अच्छा, लेकिन वो सारा हम बाहर के लिए काम करते हैं। यहाँ पे लोकल थोड़ा सा लोगों का मिसट्रस्ट है कि वो बाहर जो एप्स जिनका पता भी है कि वो डाटा का मॉडल कर रही हैं, हमारा अनफॉर्चुनेटली उन पे ट्रस्ट ज्यादा है और लोकल पे नहीं है, जबकि लोकल जो काम हो रहा है वो सारा बाहर की कंपनीज के लिए काम का हो रहा है। सो स्कोप बहुत है, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। अच्छा, एप्लीकेशंस डेवलप करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं उनके जहन में यही सवाल है कि इसके लिए आपको कुछ कंप्यूटर डिप्लोमास करना पड़ेंगे या फिर आपको आईटी की दुनिया के साथ स्पेशली जुड़ना पड़ेगा, स्पेशल स्टडीज करनी होंगी आपको? देखिए, जो अब दुनिया नई बन रही है उसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेहनत की जरूरत है, और मेहनत बहुत सारी चाहिए इसके लिए। सो आप डिप्लोमास भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। मैं बिलखुसूस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ, मैंने उसमें डिग्री की है, हमारे सारे टीममेट्स ने की है, तो इसके साथ हमारी मुनासबत रही है। बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि अगर आप ये डिग्रियां करेंगे ही तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि हम भी अब जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं हमने पढ़ाई में पढ़े ही नहीं थे, और इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है ये टेक्नोलॉजी की फील्ड कि आप कोई भी डिग्री जाके कर नहीं सकते, जब तक आप करके निकलेंगे वो फील्ड खत्म हो जाएगी। माजिद, मेहनत की सिर्फ हमें माजिद ये बताइएगा कि अभी स्पेशली मैं कोरोना सिनेरियो की बात करूंगी, इस दौरान तो सोशल मीडिया, इंटरनेट का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि शायद पहले कभी भी नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, कौन कौन सी फील्ड है जहां पर कमी है? टैलेंट हमारे पास बहुत मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को प्लेटफॉर्म चाहिए। सबसे पहले तो जी मैं कहूंगा एजुकेशन। हम इसके अंदर भी मैप्स के ट्यूटर्स वगैरह लोकेट कर सकते हैं, एजुकेशन चैनल्स बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तानियों को खुद स्टेप अप करने की जरूरत है। हम सारे बाहर के टूल्स पे जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से एकदम एहसास हो गया कि सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं, तो इस तरह की बहुत सारा स्कोप पाकिस्तान में। ठीक, गवर्नमेंट लेवल पर मेरा ख्याल है बहुत सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हम डिजिटल पाकिस्तान की बात तो कर रहे हैं मुसलसल 2-2.25 साल से हम सुन रहे हैं, लेकिन उस जानिब को इतना स्ट्रॉन्ग कदम अभी तक हमने उठाया नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज्यादा बड़ी चेंजेस की जरूरत है और बहुत ज्यादा विजन खोलने की जरूरत है। एक कोरोना ने काफी माइंडसेट बदला है। पहले भी हमारी हुकूमत का एक विजन था, लेकिन उस पर अमल दरामद काफी स्लो था। अब लग रही है कि काफी तेजी से होगा। ठीक, माजिद हमें ये बताइए कि अभी आगे आपके पाइपलाइन में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, या फिर क्या क्या काम आप करने वाले हैं, क्या मुनफरिद चीज लाने वाले हैं? पाइपलाइन में तो जी इसी ऐप के अंदर ही बहुत सारी नई फीचर्स के काम है, जिस तरह ऑगमेंटेड रियलिटी में कुछ कैरेक्टर्स का जिक्र किया, फिर मैप्स के इर्द आपको अपनी लोकल खाड़ी वगैरह की डील्स वगैरह मिल सकेंगी। जो भी कपड़े औरतों को पसंद है वो उसकी डील्स अच्छी मैप्स में इस ऐप के अंदर ही देख सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद अजीज, आप हमारे साथ मौजूद रहे, डिटेल्स बता रहे थे, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में यकीनी तौर पर हमारे नौजवान अब आगे बढ़ चढ़कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, मुझे आपने इजाजत देनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते ओल्डी गोल्डी ट्रैक सुनिए। अल्लाह निगहबान।